रज़ाक का जो ये कारनामा था, ये भी बताता चलूँ कि ये दुनिया के पांचवें इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने यह कारनामा अंजाम दिया। इससे पहले ये सिर्फ 4 मरतबा हुआ था, जब इयन बोथम, कपिल देव, सचिन, मुशर्रफ, गंगुली ने किया। आई थिंक शाहिद अफरीदी ने भी ये काम किया है, लेकिन वो अब्दुल रज़ाक के बाद किया। लेकिन उससे पहले सिर्फ ये बोथम, कपिल देव और 2 इंडियन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और सौरभ गंगुली के हिस्से में। इयन बोथम, कपिल देव, इमरान खान, रिचर्ड हेडली। आपकी पिक? इमरान खान। फर्स्ट रूममेट, सबसे गंदा रूममेट जो गंदी मचाते हो, तंग होते हो आपके, यार कमरा कैसा लगती है? रूममेट तो काफ़ी गए हैं। शोएब अख्तर ही है। There in North America and Canada. A very warm welcome from Dubai. आज हम आपको एक ऐसे स्टार के साथ मुलाकात करवाएंगे। डेली व्यूवर्स हम आपको किसी ना किसी स्टार से मुलाकात करवाते हैं और डेली ही नए नए मैचेस आपको देखने को मौका मिल रहा है। हमारे रिटायर्ड क्रिकेटर्स अपनी भरपूर परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। तो डॉक्टर अदनान आपको अभी एक स्टार के साथ, 19 स्टार के साथ अभी इस वक्त हैं और हम आपको ले चलेंगे डॉक्टर अदनान और उस सूप। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। Hello everyone, back in America, back in Canada, back in North America. Good morning over there, but good evening here in Dubai. Masters Champion League MCL Season 1 and we are entering into the day 6. And as Dilnishin told you that after the break we will go to another guest, rather I should say a star of a Pakistan team, a huge star of Pakistan team, but here he is presenting Capricorn Commanders. In this Master Champion League, he is second in command for this Master Champion League for these Capricorn Commanders. One and the only Abdul Razak of Pakistan with us. Assalamu alaikum Razak bhai. जी वालेकुम। रज़ाक भाई कैसे हाल हैं? जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। रज़ाक भाई, सबसे पहले तो जिस तरह मैंने पूछा यूसुफ भाई से कि आइडिया कंसीव करना ये MCL मास्टर चैम्पियन लीग, कैसा आपको लगा ये आइडिया कि मास्टर्स को इकट्ठा किया जाए और इस तरह अंडर द बैनर ऑफ दिस मास्टर चैम्पियन लीग, ये तजर्बा कैसा है? बहुत ही अच्छी सोच है, बड़ी अचीवमेंट है क्रिकेट के लिए। और ज़फ़र शाह जो हैं इसके जो मास्टर चैम्पियन के चेयरमैन हैं, तो उनका ब्रेन चाइल्ड था ये। हाँ, और उन्होंने जो डिसीजन जब लिया तो मेरी उनसे अच्छी दोस्ती है। 2 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं ये करने जा रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये पता नहीं ये कैसा होता है, सक्सेसफुल होता भी कि नहीं होता। पर जिस तरह वे उन्होंने वर्क किया और जिस तरह सब लोग इकट्ठा किया, अमेजिंग उनकी अचीवमेंट है। और ऐसी सोच मैं नहीं समझता किसी की भी हो सकती थी। और एकदम से देखें कि जो प्लेयर्स घर में बैठे रेस्ट कर रहे हैं या कमेंट्री कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, उन सबको इन्होंने इकट्ठा कर दिया। तो एक जो होता है ना, बंदा एक सोचता है कि जी कब हम क्रिकेट रिटायरमेंट हो गए, अब कभी ग्राउंड में आएंगे भी नहीं, कभी बल्ला पकड़ेंगे भी नहीं, बॉल पकड़ेंगे भी नहीं। तो एकदम से दोबारा रिवाइज करना ये बड़ी एक्साइटमेंट है और बहुत ही इंजॉयबल है किसी भी प्लेयर्स के लिए। अब्दुल रज़ाक के बारे में मैं बताना चाहूँगा अपने नाजरीन को कि 1996 में इन्होंने अपना डेब्यू किया, जो 1 डे डेब्यू था, और महज 16 साल और कुछ महीने की उम्र में, इनकी उम्र अभी पूरी 17 साल नहीं हुई थी जब इन्होंने पाकिस्तान का नाम बुलंद करने के लिए मंजर आम पे आए। हाँ, इनका टेस्ट करियर थोड़ा सा लेट शुरू हुआ 1999, हम आगे चल के रज़ाक से वो भी बात करेंगे, क्योंकि 1999 वॉज द ईयर when Razak was correctly recognized as a hero of Pakistan in the Carlton and United series in Australia, and before that in the 1999 World Cup which was held in England. हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हमें छोटा सा एक ब्रेक लेना होगा and we will be coming right back with you. Don't go away. Abdul Razak, one and the only Pakistan star with us. Welcome back viewers. अब्दुल रज़ाक हमारे साथ हैं, हम बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रज़ाक भाई, जिस तरह की मैंने बात की आपसे कि 1999 मुझे तो आपके हवाले से बड़ा यादगार साल लगता है, लेकिन हम आपके मुंह से भी सुनना चाहेंगे
कि आप जो है वो 1999 के साल को कैसे देखते हैं। हम पहले आते हैं कार्टिल एंड यूनाइटेड सीरीज पे, जो आपकी पहचान बनी, जहाँ मुझे अभी भी याद है, आपने मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल पे, एक ब्लैक मोटरसाइकिल थी, उस पर बैठ के आप तस्वीरें खिंचवाई आपने। शोएब अख्तर उस टीम की में आपके साथ थे जो लीडिंग पाकिस्तान पेस अटैक था। वसीम अकरम थे पाकिस्तान के कैप्टन। 1999 में हम सिर्फ याद ताज़ा करना चाहते हैं आपके साथ व्यूअर्स, जो मैच नंबर 1 था उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जहां पर एक लो स्कोरिंग टोटल 187 रन से पाकिस्तान को डिफेंड करने थे, और वहां पर तने तनहा अब्दुल रज़ाक ने वहां पर बॉलिंग का जादू दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त का मजा चखाया। हम मैकग्रा के 5 चौकों की याद भी ताज़ा करेंगे, लेकिन हम पूछना चाहेंगे कि जो इंडिया का मैच था पाकिस्तान के साथ, जिसमें आपने 5 विकेट्स लिए और 50 रन बनाए, उसके बारे में कुछ बताएंगे हमें। हाँ, ये हॉबर्ट में मैच था, और जो अब ऑस्ट्रेलिया की बात की वो ब्रिस्बेन में मैच था, जब हमने उनको ब्रिस्बेन गाबा डिफेंड किया 184-87 रन। और ब्रिस्बेन गाबा हमेशा से लो स्कोरिंग मैचेस रही हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पिचेस ऐसी होती है ना, हार्ड होती है, टफ होता है, बाउंस होता है काफ़ी। तो फिर इंडिया के साथ हमारा हॉबर्ट में मैच था, और मैं समझता हूँ कि जो मेरा 99 ईयर का जो है कैरियर स्टार्ट हुआ वो वर्ल्ड कप से हुआ, जो इंग्लैंड में हुआ। उसके बाद फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए आफ्टर द वर्ल्ड कप, सारा कप भी खेलने गए। तो जो मेरी रेल क्रिकेट शुरू हुई वो ऑस्ट्रेलिया में हुई, और वसीम अकरम हमारे कैप्टन थे, उन्होंने कहा था कि अगर जो यहाँ परफॉर्म करता है वो 10 साल पाकिस्तान के लिए खेलता है। और अल्लाह का शुक्र है वहाँ मैन सीरीज़ भी रहे, और इंडिया के साथ जो मैच था हॉबर्ट में 5 आउट किए और 75 रन किए नॉट आउट। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, मेरे कैरियर के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और रज़ाक का जो ये कारनामा था, ये भी बताता चलूँ कि ये दुनिया के 5वें इंटरनेशनल प्लेयर हैं जिन्होंने यह कारनामा अंजाम दिया। इससे पहले ये सिर्फ 4 मरतबा हुआ था, जब इयन बोथम, कपिल देव, सचिन और सौरव गांगुली ने किया। आई थिंक शाहिद अफरीदी ने भी ये काम किया है, लेकिन वो अब्दुल रज़ाक के बाद किया। लेकिन उससे पहले सिर्फ ये बोथम, कपिल देव और 2 इंडियन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली के हिस्से में आया। अच्छा रज़ाक, उसी सीरीज में जो मैकग्रा को आपने 5 चौके लगाए, हम तो बस तैयार बैठे थे कि छठा आया चाहता है, वो क्या मिस टाइम हुआ, क्या हुआ? ये देखिए, ये क्रिकेट है, कोई प्लान नहीं था, और यही प्लान था जब उन्होंने वसीम अकरम ने वार्नर भेजा कि जो बैट बॉल हो उसको आप पनिश करें। तो उसने 5 के 5 रॉन्ग डिलीवरी फेंकी, जो आई मीन के जिस पे चौके लग सकते थे। छठी उसने अच्छा बॉल किया, वो सर्वाइव कर गया, तो बड़ा अच्छा था, और हिस्ट्री बन गई, और दुनिया के वर्ल्ड जो फास्टेस्ट बॉलर और आई मीन दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर थे, वर्ल्ड क्लास जो कैटेगरी में आते थे। हाँ जी, पेस भी उनकी अच्छी थी, तो उनको हिट करना और ये मेरे लिए बड़ी, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हिट करना, और हाँ जी ऑस्ट्रेलिया में ये बड़ी एजाज़ की बात है जी। और जिस तरह के रज़ाक ने बताया कि 1999 वर्ल्ड कप वो उनकी पहचान बना। थोड़ा सा हम इससे पीछे जाएंगे, जब आप 1999 में जाएं तो 1999 के वर्ल्ड कप का फाइनल हारने का रज़ाक को भी बहुत अफसोस होगा। लेकिन फाइनल से पहले इसी ऑस्ट्रेलिया की टीम को हमने हेडिंग्ले लीड्स में एक शिकस्त दी थी 10 रन से, और उसके बाद पाकिस्तान उसी रज़ाक की खेली गई बारी की वजह से, जो इनकी पार्टनरशिप हुई थी इंज़मामुल हक के साथ, पाकिस्तान सुपर 6 में पहुंचने में कामयाब हुआ। आई थिंक रज़ाक भाई आपने 60 या 70 रन में एक बारी खेली थी, उसमें इंज़माम से पार्टनरशिप हुई थी आपके साथ उस मैच में। हाँ, ये हेडिंग्ले मैच था, मेरी फर्स्ट 50 थी इंटरनेशनल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो जब मैं 1 डाउन गया तो शेन वार्न ने मेरी तरफ देखा और कहते ये कौन बच्चा सा आ गया, तो उसने मुझे हूट किया। तो अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि जी कि फर्स्ट में 50 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई और हमने मैच भी जीता। और रज़ाक पे ये दिस इज़ ट्रू, मेरी जब मोहसिन भाई से बात हुआ करती थी बैक इन 8 years बैक, मैं निजी इदारे के लिए पाकिस्तान रेडियो से काम कर रहा था अपने ज़माना तलबिलबी में, तो मोहसिन खान बताया करते थे कि मैंने उनसे पूछा तो मुझे कहने लगा कि अदनान, ऑस्ट्रेलियंस जो हैं ये वर्स्ट स्लेजर्स हैं ऑन द फील्ड, इतनी मुश्किल है क्रिकेट खेलनी इनके साथ, और वो भी इनके कंट्री के अंदर कि अच्छा खासा जो तजर्बेकार आदमी होता है, इवन विद द लाइक्स ऑफ जावेद मियाँदाद, वो भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाते हैं कि ये इतनी ज़बरदस्त स्लेजिंग करते हैं वहाँ पे। ये अब ये देखिए, उस वक्त उनकी टीम बहुत बड़ी थी और काफ़ी वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, और नो डाउट कि उनकी परफॉर्मेंस ही इतनी होती थी कि कोई भी टीम उनके आगे खड़ी नहीं हो सकती थी। तो जहाँ पे इस तरह की एक स्टैंडिंग हो जाए, आपकी रैंकिंग टॉप पे हो, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हो, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके साथ, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर आपके पास एक अच्छा प्लेयर, बड़ा प्लेयर है, उसके आगे छोटा प्लेयर आ गया है, तो उसको उस तरीके से नहीं से बात करेगा।
और काफ़ी रूड होते थे ये इन द फील्ड। तो ये बड़ा इनके साथ था, पर वो उनका एक ही जवाब था कि इनके खिलाफ आप अच्छा परफॉर्म करें, इनको हराएं। तो हमारा जब भी इनके साथ खेले तो हमें पता था कि ये इस तरह ये रूड होते हैं ऑन द फील्ड। तो फिर हमने यही प्लान किया कि इनको यही है कि इनके खिलाफ अच्छा खेलो, इनको हराओ, सबसे बड़ी बात ये है। और इसके अलावा नाजरीन बहुत से कम लोगों को मालूम होगा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा एक और रज़ाक का एजाज़, कि रज़ाक इज़ द यंगेस्ट क्रिकेटर टू गेट अ टेस्ट हैट्रिक। दैट वाज आई थिंक इन 2000 ईयर वर्सेस श्रीलंका, और श्रीलंका के होम ग्राउंड में, यहाँ पर वो किंग माने जाते हैं, जो उनका होम ग्राउंड है गॉल में जो गॉल बड़ा स्ट्रॉन्ग, गॉल से मेरा ख्याल है मुरलीधरन भी गॉल में ही नहीं, वो उधर से है कैंडी से मुरली का ताल्लुक कैंडी से है। गॉल के मैदान में जो इनका हिल स्टेशन है आई थिंक, नहीं हिल स्टेशन नहीं है, वो कैंडी इनका हिल स्टेशन है, कैंडी इनका हिल है। तो गॉल में बताएंगे उस हैट्रिक के बारे में कि किस तरह वो हुआ। ये टेस्ट मैच चल रहा था और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी टीम थी और वसीम अकरम भी थे, वक़ार यूनुस भी थे। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इनके होते हुए इस तरह मैं परफॉर्म करूँगा। तो ऐसे बॉल 3 हुए कि तीनों बॉलों पे विकेटें मिली और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया यंगेस्ट प्लेयर का टेस्ट क्रिकेट। तो बड़ा अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इतने बड़े प्लेयर्स हों, उनमें अगर परफॉर्म करें तो ये उसका मज़ा ही अपना है। हाँ जी, इसकी बड़ी अचीवमेंट होती है और आपको पता होता है कि जी कि आप अब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी मूवमेंट थी। अच्छा रज़ाक, मैं अभी आपका कल का परसों का मैच देख रहा था अपने बॉक्स से, बड़ा मज़ा आया आपका मैच देख के, जो सलीम इलाही के साथ बड़े अरसे बाद बड़ा दिल करता है अभी हिटिंग देखने को ना। इट वाज वेरी फैंटास्टिक टू सी, आपने सलीम इलाही के साथ हिटिंग की। तो मैं फ़ौरन माजी में चला गया कि जब सलीम इलाही के साथ आपने 112 रन की एक बारी खेली थी, कहाँ थी वो, और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट थी ये, और दैट वाज द ईयर 2002, और 256 रन की आपकी पार्टनरशिप हुई थी। हाँ जी, सही। और आई थिंक यू वन द मैच इजीली वन द मैच। तो आपको उस मैच की याद आई जब ये पार्टनरशिप हो रही थी? हाँ, ये थोड़ा सा लगा, पर ये T20 था, टाइम थोड़ा सा कम होता है इसमें, और सलीम इलाही भी अच्छा खेला। और मेन ये होती है कि आपको स्ट्राइक मिलता जाए और दूसरा बैट्समैन कोई डॉट बॉल ना खेले, तो ये एक बड़ी अच्छी होती है पार्टनरशिप के लिए। तो यहाँ भी कैसे ही हुआ कि हमारी अच्छी पार्टनरशिप लगी। जी, सलीम इलाही जो है वो मंजूर इलाही के छोटे भाई हैं, कि जो रज़ाक के साथ ही कैप्रिकॉर्न कमांडर्स का हिस्सा हैं, और इसी जो है कैप्रिकॉर्न कमांडर का में शामिल है मंजूर इलाही, जो इसी शारजा के मैदान पे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बारी खेली थी। मैं स्कूल दिनों में था उन दिनों जब पाकिस्तान को उन्होंने फतह दिलाई, मैन ऑफ द मैच थे 55 रन से। आप बता नहीं रज़ाक को याद है कि नहीं याद, मंजूर इलाही की एक बैटिंग थी, इमरान खान कैप्टन थे, और यहाँ पर उन्होंने शारजा कप का फाइनल जीता था। नहीं, ये याद नहीं है। थोड़ी पुरानी बात है उनके लिए। अच्छा, तो रज़ाक एक मैच था 2004 में, आपने 107 रन बनाए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ। बड़ा डिजास्टरस स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान का, जो हमारा अक्सर बैटिंग का होता है कि हालात लग नहीं रहे थे कि कुछ हो पाएगा। तो वहाँ आपको याद है वो बारी 107 रन की? जी बिल्कुल याद है। और मुल्तान में था मैच, और 32 पे 5 थे हमारे बैट्समैन जब मैं बैटिंग के लिए गया, और अगेंस्ट जिम्बाब्वे। तो बड़ी शर्म आ रही थी कि जिम्बाब्वे के खिलाफ इस तरह का हमने स्टार्ट किया। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर हमने कोई फिनिश 350 या 325 किया, तो उसमें भी 100 किया। फिर शायद अफरीदी ने भी 70-80 रन किए थे, तो वो भी बड़ा अच्छा मैच था। वरना उस मैच के बचने के हालात कोई नहीं थे। और इसी तरह एक और आपकी बारी थी जिसमें स्टीफन फ्लेमिंग जो है न्यूजीलैंड के, उनके खिलाफ आपने खेली, और उसमें 40 बॉलों पे आपने 80 रन बनाए थे, लगभग बनाए थे। तो वो उन्होंने बड़ी तारीफ की फ्लेमिंग ने आपकी, और वो बड़ा उन्होंने, यानी कि मुझे याद है कि वो बड़ा रिस्पेक्ट की निगाह से उन्होंने बताया कि रज़ाक इससे बच के रहना है टीवीज़ को, ये ही इज़ द मोस्ट डेंजरस मैन इन द टीम। हाँ, वो वेलिंगटन में मैच था, और जैसी वहाँ पे हिटिंग हुई तो मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि जो शॉट लग रही थी वो इतने फील्डर होने के बावजूद बाउंड्री से बाहर जा रहे थे। तो बस ये कि थोड़ी सी बैड लग ये हुई कि वो ऐसे मौके पे अगर आप 100 करें तो ये फिर आपकी हिस्ट्री एक बन जाती है कि ये 100 किया था। तो 87 पे मैं आउट हुआ, 12 रन रह गए थे और 8 बॉल थी, तो मैच हम हार गए थे। उसका भी बड़ा दुख हुआ। 5 या 6 रन से मैच आया। मुझे याद है, मुझे वो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे हैं। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान के माया नाज ऑलराउंडर, बैटिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे, और क्या खूब करते थे। देखते रहिए, बातों के सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसा फन फैक्ट आपको बताऊंगा जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं और रज़ाक के बारे में। रज़ाक जो हैं वो स्पिनिच खाने के बड़े शौकीन हैं।
और एक ज़माने में वो काफ़ी स्पिनच खाया करते थे टीम के दौरान भी। तो इनके टीममेट्स इनको पोपाइज भी कहते थे प्यार से, और वो तो वैसे इनको फौजी भी कहते हैं। तो मैंने कहा कि जब मैं दुबई पहुंचा तो मैंने कहा खासकर मैं अब्दुल रज़ाक से ये क्वेश्चन ज़रूर करूंगा कि आपने कमांडर ही टीम चुनी, आपको वैसे ही फौजी कहते थे, ऊपर से आप सेकंड इन कमांड बन के आगे कॉलिंगवुड के, तो ये बड़ी कुछ अल्लाह की तरफ से आ रही है, सूट हो रही है टीम के कमांडर, टीम का कमांडर फौजी भी कहते थे। तो आपको ये रज़ाक को ही बताइएगा ये फन फैक्ट अपने नाज़रीन को हमारे कि जो फौजी कहते थे और जो पोपाइस कहते थे, क्या ये बात दुरुस्त है? भाई ये देखिए फौजी इसलिए कहते थे फौजी कटिंग में रखता था, बड़ा शौक था मुझे ऐसे ना फौजी जैसे फौजी में कटिंग शॉर्ट कटिंग। और जहाँ पे पोपाई का इन्होंने कहा है कि जब हम हमारे जो डॉक्टर होते थे या फिजियो जब ऑर्डर करते हैं हम लंच के लिए, उनको मेन्यू सेलेक्ट करना होता है, वो स्पेशली मेरे पास आते थे कि जी क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने कहता था जी इस तरह ये पालक होनी चाहिए। तो अब मैं तो कह देता था, वो लिख लेते थे। अब जब पालक लंच में आती थी तो मैंने थोड़ी सी पालक ली और जब मैं वापस लेने के जाता ख़त्म हो गई होती, तो पूरी टीम खाती थी, तो बदनाम मैं था। तो और कोई ऐसी बात नहीं थी। ज़बरदस्त। अच्छा, तो रज़ाक भाई 2020 पे आते हैं। 2009-7 का वर्ल्ड कप हुआ, पहली दफ़ा वर्ल्ड कप खेला गया 2020 का, जो पाकिस्तान आई थिंक फाइनल में इंडिया से हार गया। मिसबा जो है पीछे की जानब शॉट खेल रहे थे, एक अफसोसनाक पाकिस्तान में एक गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। उस वर्ल्ड कप में आपको नहीं सेलेक्ट किया गया। उसके बाद 2009 का वर्ल्ड कप आया, उसमें भी आई थिंक यासिर अरफात थे कि कौन था, अब उसकी सब्स्टिट्यूशन के तौर पे आपको चूज़ किया गया। और फाइनल में जब पाकिस्तान ने यूनुस खान पाकिस्तान व्हेन वन द मैच अगेंस्ट श्रीलंका और इंग्लैंड में, तो उसमें रज़ाक की बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। फाइनल मैच में 3 इंपॉर्टेंट विकेट 20 रन के बस, दिस इज नॉट अ जोक इन द 2020 क्रिकेट। तो रज़ाक उसमें क्या आपको गिला था 2007 और फिर 2009 के ना चुनना पहले और फिर उसके बाद ले आना इंजरी दूसरे एज अ सब्स्टिट्यूशन, तो आपको था कलक कि फर्स्ट चॉइस व्हाई आई वाज नॉट द फर्स्ट चॉइस? हाँ जी भाई, डिसअपॉइंटमेंट थी कि 2009-7 में तो ड्रॉप इन्होंने किया था, और 9 के भी जो वर्ल्ड कप में जब इन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराया T20 में, तो मैं बेस्ट बॉलर हुआ वहाँ लाहौर में था। लाहौर लॉन्च से बेस्ट बॉलर का मुझे चेयरमैन ने दिया, उनकी ट्रॉफी दी कि बेस्ट बॉलर है टूर्नामेंट की। अब बेस्ट बॉलर टूर्नामेंट के बावजूद जब टीम अनाउंस हुई तो मेरा नाम नहीं था। तो फिर जब ये वहाँ पे पहुँचे इंग्लैंड में, तो इनकी परफॉर्मेंस इतनी वर्स थी, क्योंकि इन्होंने इंडिया से मैच हारे, फिर इंग्लैंड से मैच हारे, तो फिर इनको याद आया कि अब एक मैच था कि वहाँ पे एक मैच भी हारते ही टूर्नामेंट से बाहर देते। तो फिर उन्होंने कहा कि अब रज़ाक को बुलाना चाहिए। तो मैंने डिसीजन लिया। तो फिर मुझे कॉल आई कि आप फ़ौरन पहुँचे। तो अल्लाह का शुक्र है, हम आते न्यूजीलैंड के साथ खेले, वो जीता मैच। फिर उसके साथ फिर हम साउथ अफ्रीका के साथ हमारा सेमीफाइनल आ गया, वो हमने मैच जीता। फिर ये फाइनल आ गया श्रीलंका के साथ लॉर्ड्स में, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई और मेन इंपॉर्टेंट 3 विकेटें मिली। तो उस चीज़ का भी था कि जी अगर चौथा ओवर भी करा लेता तो मैन ऑफ द मैच में बन जाता। तो एनीवे, तो वो एक प्लान होता था कि 3 ओवर ही करानी है। तो इससे भी थोड़ा सा सेटबैक हुआ है कि जहाँ पे एक प्लेयर्स का नाम ऊपर आना होता है, जो मैन ऑफ द मैच एक बंदे के लिए एक गिफ्ट होता है कि जाहिर बात है अगर आपने 100 किया और मैन ऑफ द मैच किसी और को मिल गया तो फिर आपको उतनी खुशी नहीं होती। और इस चीज़ का भी थोड़ा सा एक सेटबैक रहा है लाइफ में कि मेन यूटिलाइजेशन जो है ना वो सही प्रॉपर नहीं हो सकी, अंडर एस्टिमेट ही करते रहे, तो बस इस तरह कैरी चलता रहा। अच्छा, तो आपका जो जिस तरह आपने रज़ाक जिक्र किया कि वर्ल्ड कप मैच में इंडिया से शिकस्त हुई और फिर शुरू में भी शिकस्त हुई, रज़ाक भाई इंडिया से हम कब जीतेंगे वर्ल्ड कप में? देखिए, वैसे बड़ी बात नहीं है और मैं नहीं समझता कि कोई नामुमकिन है, तो कहीं इम्पॉसिबल बात है कि ये नहीं हो सकती। भाई ये कि हमारी जो प्लेयर्स में जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको थोड़ा सा आप करना पड़ेगा, और जो मैनेजमेंट में लोग हैं वो ऐसे लोग आएँ जो बिल्कुल सिंसियर हों और एक टीम बनाएं, प्लेयरों को पता होगा जी हमने खेलना है। तो मैं नहीं समझता कि अगर इस तरह की अगर चीज़ हो गई तो पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं हो तो फिर सारे मैच जीतेगी। पाकिस्तान की टीम के माया नाज ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ। अब्दुल रज़ाक ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न रेनिगेड्स के साथ खेलते हैं। 2020 में दुनिया भर में खेलने का वसी तर तजर्बा इनके पास है। मेलबर्न रेनिगेड में जब ये खेला करते थे
तो हमने सुनने में मिला कि मार्क वायन को कार्डबोर्ड कटआउट कहते थे, तो ये रज़ाक क्यों कहते थे आपको कार्डबोर्ड कटआउट को? मैंने तो नहीं सुना वैसे इस चीज़ का। अच्छा, मनी वो मार्क वा का कहना ये था, मैं बताता हूँ रज़ाक को, कि मार्क वा का कहना ये था कि रज़ाक जब मैच हार रहे हों, बहुत टफ सिचुएशन में हो या बहुत खुशी की सिचुएशन में हो, इनके चेहरे को देख ही नहीं पता चलता था कि क्या चल रहा है। अगर कोई बंदा बाहर से आके टीवी लगा दे या अचानक स्टेडियम में एंटर हो जाए तो वो यही समझेगा कि रज़ाक को देखे कि शायद ये मैच हार रहे हैं, और अचानक ही इवन रज़ाक सिक्सेस मार दें 4, लेकिन इनका एक वो जो तजस्सुस है, चेहरे पे उतार चढ़ाव है, वो ज़्यादा नहीं आता। ये ना ही ज़्यादा खिलखिला के खुश होते हैं और ना ही रोते हैं, बिल्कुल एक मीडियोकर दरमियाना इनका रवैया रहता है। शायद ऐसा था वो हो सकता है उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी हो, पर मेरे इल्म में नहीं है। जी बिल्कुल। और यहाँ नाज़रीन हम लेंगे छोटा सा एक ब्रेक। यू आर वॉचिंग मैच पॉइंट बाय डॉक्टर अदनान एक्सक्लूसिवली अक्रॉस अमेरिका, अक्रॉस कनाडा, अक्रॉस टोरंटो। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अब्दुल रज़ाक। डोंट गो अवे, आई विल बी राइट बैक। बैक नाज़रीन, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब्दुल रज़ाक विद अस। एक मैच जो मैं नहीं भूला और रज़ाक में नहीं भूले होंगे और आप भी नहीं भूले होंगे। हम उस मैच की भी यादें ताज़ा करेंगे और रज़ाक से पूछेंगे। वो जगह हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ तकरीबन 60-70 किलोमीटर का ही फ़र्क है। अबू धाबी 2010। आई वॉज द आई विटनेस। मैं यहाँ पर रज़ाक भाई उस वक्त मौजूद था अबू धाबी में जिस दिन वो मैच हो रहा था। उस मैच में जो मैंने आपकी हिटिंग देखी, मैसिव हिटिंग, 7-4 और 10 सिक्सेस, मैंने आज तक इतनी डिस्ट्रक्टिव बैटिंग coming at the number 7 and winning the match for you, this was penultimate. Wow. हाँ जी, बड़ा अच्छा हिस्ट्री क्रिएट हुई और ऐसी इनिंग्सें कम ही होती हैं। और जैसे कि हमारी मैनेजमेंट में उन्होंने कहा कि जी के हमारे 30-35 साल के कैरियर के अरसे में हमने ऐसी हिटिंग नहीं देखी और ऐसी इनिंग नहीं देखी। अच्छा रज़ाक भाई, उस इनिंग्स में मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैंने एक थोड़ा सा आपने एग्रेसिव पन देखा था। आपने जब वो मैच फिनिश किया ना, उसके बाद भी आपने जो मूवमेंट शो की, उससे लगता ये था कि आप किसी को जवाब देना चाह रहे हैं कि आई हैव डन इट। तो ऐसा कुछ था, आप में गुस्सा भरा हुआ था, कोई लोअर डाउन द ऑर्डर आना या कोई ऐसा था? मुझे कुछ इस तरह से सिमिलरिटी लगी जिस तरह से कलकत्ता में 1987 में सलीम मलिक को भेजा था इमरान खान ने और कलकत्ता में उन्होंने इनिंग्स जितवाई थी। सलीम मलिक की ऐसी ही कैफियत थी जो आपकी उस मैच में मैंने देखी थी। हाँ जी भाई, ये थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि अंडर एस्टिमेट करते हैं और सही यूटिलाइज नहीं करते। तो जब ये ऐसी परफॉर्मेंस हुई तो मेरे जहन में ये हुआ कि जी के जो असल जो टैलेंट है अब्दुल रज़ाक का, ये इस तरह का है टैलेंट। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये ऐसी इनिंग्स खेली गई और बड़ी ज़रूरी होती है ऐसी इनिंग्स किसी प्लेयर्स के लिए भी, और ये हिस्ट्री क्रिएट करती हैं और लाइफ टाइम तक बंदा नहीं भूलता ऐसी बात है। और कभी भी आप जब कोचिंग के सिलसिले में आते हैं या किसी को कोचिंग करते हैं तो आप उनको एग्जांपल दे सकते हैं कि जी इस तरह भी क्रिकेट में होता है। ट्रू। और बस वो जो अग्रेशन था वो इसी चीज़ का था कि जी के ये है अब्दुल रज़ाक जो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना चाहता है इस तरह, पर अनफॉर्चुनेटली बस इन्होंने अच्छी तरह यूज़ नहीं किया सही तरह। और मेरे जो कैरियर था वसीम अकरम मोइन खान के बाद, तो बस इस तरह की चीज़ें थी। रज़ाक दुनिया के 53rd ऑलराउंडर हैं और पाकिस्तान की तरफ से 8वें जिन्होंने टेस्ट डबल मुकम्मल किया, यानी कि 1000 रन्स भी स्कोर किए और 100 विकेटें भी ली गई, जो पाकिस्तान के लिए और इनके लिए भी एक एजाज़ है। लेकिन बिल्कुल रज़ाक ठीक कह रहे हैं कि आप ज़रूर डिसहार्ट होते हैं कि जब मैनेजमेंट उसको एक्नॉलेज ना करे या आपकी उन जो लम्हात हैं जो खेल के और इतना जो अरूज है उसको एक्नॉलेज ना किया जाए। देखिए, मुझ जैसा एक आम व्यूअर और एक स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हम रज़ाक को बहुत कदर की निगाह से देखते हैं और इसलिए देखते हैं कि पाकिस्तान का सब्ज़ झंडा इन्होंने बुलंद किया। ये रज़ाक से प्यार करने की एक वजह है। और मैं एक नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा यहाँ पर एक और फन फैक्ट कि रज़ाक इज़ अप टिल माई नॉलेज ही इज़ वन एंड द ओनली प्लेयर टिल माई नॉलेज इन द क्रिकेट हिस्ट्री जिन्होंने नंबर 1 से लेकर नंबर 11 तक हर नंबर पे बैटिंग की है। रज़ाक भाई, ये जो नंबर 1 से 11 का जो बैटिंग का रिकॉर्ड है, तो इसमें है तो ये बड़ा सरप्राइज लगता है, सरप्राइजिंग है सुनना किसी के लिए। लेकिन माइट भी जो बंदा अपनी बैटिंग सलाहियतों से यानी कि उनको जानता है उसके लिए ये कोई इतना अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका बैटिंग ऑर्डर तब्दील किया जाए। मैंने अक्सर इंडिया में ही सुना
इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो सख्त एतराज़ करते हैं कि हमने उस नंबर पे नहीं आना, इस नंबर पे आना है। और कुछ जगह कुछ मैचेस मुझे आपके याद हैं जहाँ पर आपका वन डाउन आना नहीं बनता था। वन डाउन आने का मतलब है कि आप विदाउट रीज़न एक अगले बंदे को स्ट्रेस में लेके आ रहे हैं, आप वन डाउन स्पेशलिस्ट नहीं हैं। वन डाउन स्पेशलिस्ट विल बी जावेद मियांदाद, विव रिचर्ड्स, डीन जोन्स, उसके लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन है, उस पे लाके किसी बंदे को डालने का मकसद हो सकता है माइट बी कि समवन इज गोइंग टू फिनिश द कैरियर ऑफ सम यंगस्टर। आल्दो कि आपका कैरियर तो माशाल्लाह बहुत चला, आपने बहुत नाम पैदा किया, लेकिन क्या आप इस नंबर वाली पोजीशन से इत्तेफाक करते हैं या क्या समझते हैं इसके बारे में? भाई देखें, जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इन होते हैं तो फिर अगर इस तरह सोचे कि जी अगर आप नंबर 3 पे खेलेंगे और टीम से बाहर हो जाएंगे और क्रिकेट से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी की बात थी, इसको पॉजिटिव हमेशा लेना चाहिए। और आपने सही कहा कि जी कि हमारी जैसे मैंने कहा कि अंडर एस्टिमेट करने का मकसद ये भी होता है कि जो कप्तान आया उसने अपनी मर्ज़ी से यूज़ किया। तो किसी ने मर्ज़ी नहीं पूछी कि जी कि अब्दुल रज़ाक को कौन सा नंबर पसंद है, किस नंबर पे खेलना चाहता है। तो सबसे पहले जो मेरे साथ जो सेटबैक हुआ है वो ये हुआ है कि जी कि मेरा नंबर 7वें 8वें पे डाला गया, और इससे ये होता है कि आपकी रैंकिंग ख़त्म हो जाती है। तो एक वक्त था कि जी के टॉप की नंबर 1 रैंकिंग में था बॉलिंग में 2001 में, तो वो इसी वजह से थी कि जी कि मेरी यूटिलाइजेशन बड़ी अच्छी होती थी। मैं नया बॉल भी करता था और एंड के ओवर भी करता था, और बैटिंग भी मैं अपनी ऑर्डर जाता था। तो छठे से बाद का जो होता है, ना ही मीडिया इसको कोई अहमियत देता है और प्लेयर्स के लिए भी उसके लिए अच्छा साइन नहीं होता। वो फिर भी कहता है कि चलो ज़रूरत पड़ी अब यहाँ पे हिटिंग की हिटिंग कर लो और पाकिस्तान को जहाँ रन देने रन दे लो। तो वो फिर आप 30, 40, 35 इसी घेरे में रहते हैं। तो उसमें फिर ये नहीं होता कि आप ज़्यादा स्कोर कर सकते 100 कर सकते हैं, क्योंकि आप जब 100 करते हैं तो फिर आपका नाम बनता है। तो अगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ। सहवाग का करते थे, ये सहवाग का मैंने सुना कि सहवाग कहते थे कि मैं एग्रेसिव हिटिंग करता था और मैसिव डिस्ट्रक्टिव किस्म की और जुनूनी हो जाता था, लेकिन एक टाइम पे उनके कोचेज ने उनको समझाया कि अगर तुम सचिन की तरह कन्वर्ट नहीं करोगे 100 में या 200 में तो दुनिया तुम्हें बाद में नहीं जानेगी, और वो तुम्हें नहीं याद रखेंगे कि भाई मैं तुमने इतना एंटरटेन किया लोगों को, ग्राउंड में इतने छक्के लगाए, 87 पे आउट हो गए, 98 पे आउट हो गए, उसका कोई फायदा नहीं जब तक तुम कन्वर्ट नहीं होगे। तो उनका कहना भी यही था सहवाग का कि जब तक आई प्ले 100, 200, 300 जब मैं जाता हूँ तो लोग मुझे कदर की निगाह से देखते हैं और कहते हैं कि ये है वो वीरेंद्र सहवाग जिसने 2 ट्रिपल सेंचुरियाँ बनाई। तो माइट बी दिस इज वेरी ट्रू। देखिए ना, अब वनडे खेल रहे हैं, 300 बॉलें होती हैं, अगर आपके 240 बॉलें आपने बैठ के देखनी है बाहर, तो फिर 60 बॉलों पे तो आप 100 नहीं कर सकते, क्योंकि 60 बॉलें पे खेलेंगे तो 30 बॉलें में दूसरा खेलेगा, 30 बॉलें आप खेलेंगे। तो ये जो था ना मेरे कैरियर का, ये बड़ा मेरे लिए पेनफुल था, क्योंकि अगर आपकी रैंकिंग जैसे जैक कैलिस है वो अपनी ऑर्डर खेलता रहा, वन खेलता रहा थ्रू आउट, तो बड़ा आपको टाइम मिलता है उसमें। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 70 भी कर रहे हैं, आप 100 भी कर रहे हैं, आप 200 भी कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशन इन्होंने आने नहीं दी, और इसी तरह T20 में भी ऐसा ही हुआ। तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा रहेगा कि अगर मैं अपनी ऑर्डर खेलता तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे अब 30 की एवरेज से रन हैं, तो ये कुड भी 45 या 50 ईयर। ट्रू। अच्छा रज़ाक भाई, आप अब लाहौर कलंदर से भी खेलेंगे। लाहौर कलंदर इस वक्त मेरी फेवरेट टीम है। लाहौर कलंदर से खेलना और यहाँ से खेलना, तो रज़ाक भाई ये जो मेंटल हार्मनी होती है अंडर द डिफरेंट कैप्टन, अंडर विद द डिफरेंट टीममेट्स, तो ये आपको कुछ साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है जब प्लेयर्स को जब वो मैदान में जाते हैं, यानी कि इतने क्विक सक्सेशन में इतना टूर्नामेंट का चेंज और ओवरलैपिंग आनी, आपको कलंदर की तरफ भी जाना पड़ेगा यहाँ भी, तो आप समझते हैं ये कंसंट्रेशन से फ़र्क पड़ता है या नो प्रॉब्लम? जिस तरह आप टीम मीटिंग्स करते हैं और एक हारमोनी बनी होती है, तो उस हारमोनी से ये खतरा नहीं होता कि आप आउट हो जाएंगे? भाई ये आपने अच्छा सवाल किया। बस ये कि अब इतनी क्रिकेट खेलने के बाद और इतने कप्तानों के अंडर खेलने के बाद, इतने लोगों के मिलने के बाद, अब फॉरन ऑब्जर्वेशन में बंदा ले लेता है कि ये कैप्टन किस माइंड का है, तो ये कैसे यूटिलाइज करेगा। तो अगर पॉजिटिव हो तो बड़ा अच्छा होता है, अगर नेगेटिव हो तो जाहिर बात है प्लेयर में प्रेशर होता है। तो फिर उसको कोशिश करते हैं कि अगर उसको अच्छे तरीके से हम बात करके या कि जब मैं अच्छी तरह यूटिलाइज़ करो, ये करो, तो वो करना पड़ता है। तो अब नो डाउट के अब अज़हर अली कप्तान है, और अगर जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो उसके बाद देखें भी क्या कैसे उनका माइंड क्या है, वो कहाँ पे खिलाना चाहते हैं और मेरा माइंड क्या कहता है, मैं कहाँ पे खेलना चाहता हूँ, इस तरह की तो बात होगी।
तो अब राइट टाइम है, मैं समझता हूँ कि अब उन पे नहीं डिसीजन छोड़ना चाहिए, अब उनको खुद बताना हमें पड़ेगा कि जी के मैंने इस नंबर पे खेलना है और मैंने यहाँ बॉलिंग करनी है, यहाँ नहीं करनी। अच्छा रज़ाक, लेकिन आप अजहर अली की पाकिस्तान की ओडीआई कैप्टनसी से आप मुतमईन हैं कि कैप्टनसी जो है जिस तरह का जो ट्रैक रिकॉर्ड जा रहा है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अब बहुत सी बातें हम कहना चाहते हैं और कहना नहीं चाहते, लेकिन क्या उस कैप्टनसी से आप मुतमईन हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है इस वक्त, और जो ओडीआई की कैफियत है इवन, और जो मिसबा की भी जो लेट उनका ओडीआई को छोड़ना और फिर टेस्ट कैप्टन, लेकिन मिसबा तो बड़ी गुस्से में भी पाए गए कुछ अर्सा पहले जब दुबई में उनका मीडिया कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी। उनका कहना था कि चलो भाई यार, अगर तुम्हें मुझे बाहर निकाल के तसल्ली होती है तो ठीक है, मैं बाहर हो जाता हूँ। तो फिर उसके बाद भी आपकी वनडे टीम कुछ अर्सा परफॉर्म नहीं कर सकी और बराबर कोलैप्स होती गई, वो नीचे आके संभाल लेते थे, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कप्तान बदलने के बाद भी जो टीम की स्ट्रेटजी है और टीम का जो माइंड है एग्रेसिव पान, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम में हम बरसों से देखते आ रहे हैं, डिफरेंट कैप्टन, जॉर्ज विले वहाँ पे है, क्लॉर्क वहाँ पे है, वो चेंज हमें नहीं दिख रही, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वनडे हो। लेकिन सबसे पहले तो जो कैप्टनसी होती है ये एक मेरिट पे हो तो बड़ा अच्छा होता है, और प्लेयर डिज़र्व कर रहा हो तो फिर तो गुड इनफ होता है। तो यहाँ भी अपॉर्चुनिटी जो मिलती है किसी भी कप्तान को या कोच को, वो बोर्ड डिसाइड करता है। तो अजहर अली जैसे वनडे की टीम में उनकी जगह नहीं बनती थी और वनडे की टीम से बाहर थे, तो एकदम से जब इन्होंने देखा कि जी किस प्लेयर को कप्तान बनाना चाहिए, तो इन्होंने सडन डिसीजन लिया और उसको खुद कॉन्फ्रेंस दे के जी आप कप्तानी करें। रज़ाक भी आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं यही बात कुछ अवॉइड कर रहा था कि कहूँ या ना कहूँ, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, यही मेरी समझ से बाहर है ये। और ये देखें इनकी पॉलिसी है, इस पर ज़्यादा ब्रीफली बात नहीं करनी चाहिए, अब तो वो कर चुके हैं। पर ये कि इन्होंने मिसबा को रखा, हफीज़ को रखा, यूनुस को रखा, जिसको मर्जी कप्तान बनाए, पर ये मेन होता है कि आपने रिजल्ट क्या लेना है उससे, आपने परफॉर्मेंस का लेना है, टीम की रैंकिंग का लेना है कि टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो ये इन चीज़ों पे कोई गौर नहीं करता। परफॉर्मेंस अगर आप 150 बॉलें खेलेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप 70 रन करेंगे, 80 रन करेंगे। तो आपने अपने स्ट्राइक रेट अच्छा करना है। हमारी पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि हमारे स्ट्राइक रेट अच्छे नहीं है प्लेयर्स के, तो हम कहते हैं कि जी वो आउट हो रहा है तो मुझे स्टे करना चाहिए। अगर कोई प्लेयर आउट हो रहा है तो आपको स्टे की बजाय आपको पॉजिटिव खेलना चाहिए, कि जो नेक्स्ट प्लेयर आए उस पर ज़्यादा प्रेशर ना हो। तो उसको ज़्यादा मैं नहीं कोई एवरेट नहीं करूँगा कि जी के इस पर बात करनी चाहिए। पर ये कि एनीवे ओवरऑल अगर आपने देखना है तो फिर आपको सिर्फ पाकिस्तान का रैंकिंग देखनी पड़ेगी, पाकिस्तान की टीम कहाँ पे स्टैंड कर रही है। अगर पिछले 10 सालों में पाकिस्तान की रैंकिंग दूसरे या तीसरे पे गई है तो मैं तो समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। और अब आपके सामने 8वें नंबर पे हम बांग्लादेश से भी नीचे हैं, तो क्या वजह है? अगर इसी परफॉर्मेंस से ये सेटिस्फाई हैं, या मिसबा हो या हफीज़ हो या अजहर अली या कोई भी हो, या यूनुस खान हो, कोई भी हो, तो फिर ये इनकी अपनी सोच है। तो और ये हम एडजस्ट नहीं करते हमारे माइंड में कि इस तरह की पाकिस्तान टीम का एक लेवल था। Abdul Razak with me and we are going to play straight drive with him. Most precious belonging. सर आप किस चीज को रज़ाक की नहीं कह समझते हैं कि ये सबसे आपका कीमती असास है? हमें क्विक आंसर चाहिए। क्रिकेट ही कहेंगे? नहीं, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा आपकी फैमिली, आपके बच्चे, कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। फैमिली क्यों कहते? फैमिली। व्हाट अट्रैक्ट्स यू? क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है? बड़ा मुश्किल सवाल है तो सोचने। अट्रैक्ट बस ये कि जो सिंसियर लोग होते हैं अच्छे लगते हैं। सिंसियर अच्छे लगती हैं। मोस्ट प्राइज पोजेशन, सबसे कीमती गिफ्ट जो आपको मिला हो, आप समझती हो कि ये चीज़ मुझे क्रिकेट में मिली या कहीं मिली, ये मेरा सबसे कीमती एहसास है। क्रिकेट में तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं सोचा फेवरेट फूड? स्टेक। फेवरेट म्यूजिक? रोमांटिक करने। रोमांटिक। फेवरेट मूवी? लम्हे। ओह। फेवरेट वे टू रिलैक्स? दुबई, इंग्लैंड। दुबई, इंग्लैंड। फेवरेट हॉलिडे डेस्टिनेशन? इंग्लैंड। फेवरेट रेस्टोरेंट? इंग्लैंड में है ईफीज। फेवरेट एक्टर?
पाकिस्तान और इंडिया? एनीवे। सलमान खान। वाह। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस मधुबाला। फेवरेट कॉमेडियन? मानचा। यू आर मोस्ट अफ्रेड ऑफ, किस चीज से डर लगता है? अंधेरे से। Now it's the time for the reverse sweep. Your idol. जिंदगी में आप किसको आपने देखा कि ऐसा मैं हूँ? आइडल देखे इमरान खान थे, उनसे इंस्पायर थे। बेस्ट पैल इन द क्रिकेट, सबसे अच्छा दोस्त क्रिकेट में? शाहिद अफरीदी। बेस्ट बैट्समैन आई हैव एवर बॉल्ड टू? मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग। वर्स्ट बैट्समैन एवर बॉल्ड टू? किस टीम का नंबर 11 या नंबर 12? वॉश। True, with the most ducks. Favorite delivery to get a wicket? In swinger to Sachin Tendulkar. Best bowler in the world? वसीम अकरम। Oh wow, वसीम भाई, ना कोई था, ना कोई है और ना कोई आएगा। Best batsman in the world? रिकी पॉन्टिंग। Favorite stadium? लॉर्ड्स। Most memorable wicket? Memorable wickets. How about Most memorable innings? Abu Dhabi. Abu Dhabi? Batsman I don't want to bowl. दिल नहीं करता बॉल करेगा, बहुत मारेगा। डिपेंड करता है, ये कि सहवाग भी हैं, जयसूर्या भी हैं। क्लीन स्वीप, लास्ट सेगमेंट हमारा। क्लीन स्वीप, रैपिड फायर एंड क्लीन बोल्ड। बेस्ट एडवाइस एवर रिसीव्ड, आपको जो दी गई हो, किसी ने भी दी हो। इट्स अ क्लीन बोल्ड क्वेश्चन। वसीम अकरम से। वसीम अकरम, क्या दी उन्होंने एडवाइस आपको? परफॉर्मेंस क्रिकेट में। अंडे के अलावा आप क्या चीज अच्छी बना लेते हैं? अंडे के अलावा चिकन कढ़ाई बना लेते हैं। वाह। When I was 8 years old, रज़ाक जब 8 साल के थे, क्या बनना चाहते थे? कुछ भी नहीं बनना चाहते। इयन बोथम, कपिल देव, इमरान खान, रिचर्ड हेडली, आपकी पिक? इमरान खान। शोएब अख्तर और ब्रेट ली? शोएब अख्तर। वर्स्ट हैबिट? स्लीपिंग टू मच। नो नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स हीरो? नॉन क्रिकेटिंग स्पोर्ट्स। क्रिकेट के अलावा आपका किसी और स्पोर्ट्स पे आपका आइडियल हीरो? मैराडोना। वर्स्ट रूममेट, सबसे गंदा रूममेट जो गंदगी में जाते हो, तंग होते हो आपके, यार ये कमरा कैसा रखती है? रूममेट तो काफी गए हैं। शोएब अख्तर ही है। वेल डन। और जो आपका बेस्ट रूममेट था? शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, वाह। शाहिद अफरीदी, वाह वाह। और प्रोग्राम के आखिर में हम रज़ाक को जाने नहीं देंगे साइन किए बगैर, एंड वी विल आस्क हिम टू साइन ऑन द आवर शर्ट्स। और हम मार्कर लेंगे, प्लीज़ अगर हमें मार्कर मिल जाए यहाँ पे और हम रज़ाक से साइन ले सकें। टाइप करके उतना अच्छा होगा। जी जी। रज़ाक, मैं प्रोग्राम के आखिर में आपसे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती टाइम दिया। रज़ाक का कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। कल रज़ाक खेल रहे हैं कैप्रिकॉर्न कमांडर्स की तरफ से, और अभी इन्होंने खाना भी नहीं खाया और खाने पे जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने स्पेशली हमें टाइम दिया और अपने रूम में हमें बुलाया, क्योंकि लाइट कम होने की वजह से हम हर चीज़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और बहुत शुक्रिया करते हैं। और दुआ है हमारी कि लाहौर कलंदर भी जीते, रज़ाक भी चमके दमके पाकिस्तान का नाम जिसे बुलंद किया है आइंदा भी करें, और कैप्रिकॉर्न कमांडर्स भी जीते। थैंक यू सो मच रज़ाक।